शाम के समय जब जलवायु थोड़ी ठंडी थी, सास बहू शारदा अनामिका दोनों टोकरियों में गोबर लेकर नदी किनारे जाती है और देखते देखते जाती है कि अगर और गोबर उन्हें कहीं से दिख जाए। गर्मी का समय आते ही लगता है घर में रहने से बेहतर है कि कहीं जाके जहन्नुम में रहे। ऐसा क्या माँ जी? फिर आप नरक कब जा रही है? तो मतलब तुम क्या पूछना चाहती हो? मैं कब मरूंगी? छी, मैं आपसे ऐसे सवाल क्यों पूछूं भला? आपको जैसे सहूलियत हो। पर हाँ माँ जी, नरक जाने की बात भूलिएगा नहीं। सुनते ही शारदा थोड़े गुस्से से, मैं तो नहीं जाऊंगी, पर तुम्हें जरूर भेजूंगी। ये सब बकवास करना बंद करो और गोबर ढूंढो। आज कैसे भी हमें 2 टोकरी गोबर उठा के ले जाना है। फिर भी सासू माँ, ये बताइए आपको किसने बताया था कि गोबर के ठेपले घर के चारों तरफ लगाने से घर बहुत ठंडा रहता है? अगर मैं इस इंसान का नाम बताऊं तभी तुम गोबर ले आओगी क्या? अरे नहीं माँ जी, मेरा वो उद्देश्य नहीं है। हम जैसे गरीब इंसान को जिन्होंने बताया कि गोबर से घर ठंडा रहता है, उन्हें तो धन्यवाद कहना चाहिए। तो तुम जाके उसके पैर छू के प्रणाम करोगी क्या? हाँ, अगर वो बड़े होंगे तो पैर छूने में क्या दिक्कत है? फिर देर किए बिना जल्दी से आके मेरे पैर छू लो। मैंने ही कहा था कि गोबर के ठेपले बना के घर के चारों तरफ, आगे पीछे और घर के ऊपर रखने से घर ठंडा रहता है। आपके पैर नहीं छूना चाहती माँ जी, आपको तो फूलों का माला पहनाना चाहती हूँ। बहुत हुआ, देखो गोबर मिलता है कि नहीं। ऐसे बात करते करते आगे बढ़ रही थी, तभी सास बहू को दूर से ही एक गोबर का ढेर दिखा। देखते ही सास बहू दौड़ लगा दी। अनामिका जीत गई। जल्दी से गोबर उठा के वो अपनी टोकरी में रख ली। इस तरह सास बहू मस्ती भरी बातें करती है और गोबर के ढेर ढूंढ ढूंढ के उन सभी को टोकरी में रखती है। थोड़ी देर बाद जब उनकी टोकरियाँ गोबर से भर गई, वो टोकरी लेकर घर लौट जाती है। अंधेरा होने के बाद वो गोबर के ठेपला बनाकर दीवारों पे लगाने लगते हैं। देखकर उनका पोता पोती हरीश और भाव्या पूछने लगते हैं, दादी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरे बच्चे, गर्मी का मौसम है ना, गर्मी में सूरज की ताप बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से घर में रहना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए गोबर के ठेपले डाल रही हूँ। अरे दादी, इतना कहने की क्या जरूरत थी? कह सकती थी ना कि घर को ठंडा करने के लिए हो गया। सुनकर शारदा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये देखकर अनामिका, हरीश, भाव्या तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। शारदा गुस्से से जल्दी जल्दी पूरे घर में गोबर के ठेपले लगाने लगती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब चूंकि दिन ब दिन गर्मी का ताप बढ़े जा रहा था, इसलिए आम इंसान के मन में भी डर दिखने लगा। एक दिन हरीश और भाव्या गर्मी के तापमान को सहन नहीं कर पाने की वजह से रोने लगते हैं। शारदा, अनामिका, प्रसाद सभी लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। और हम क्या करें बेटा, गर्मी के डर से कहीं गर्मी हमारे ऊपर असर न कर दे। हमने घर को ही गोबर से ढक दिया, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है दादी। 2 दिन हमें ठंडक महसूस होती है, फिर वही का वही गर्मी लगने लगती है। सूरज की इतनी तापमान है, हम क्या करें बेटा? ये सब हम नहीं जानते माँ। बाहर इतनी तेज धूप है, घर के अंदर इतनी गर्मी है, हम सब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज तुम्हारे दादाजी से कहूँगी शाम को छत पर थोड़े घास डाल देने के लिए, ठीक है ना? आप कुछ भी करो दादी, पर बस ये घर ठंडा हो जाए। इस तरह से उसने कहा। अब क्योंकि बच्चे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो एक पेड़ की ठंडी हवा के नीचे आकर बैठे हुए थे। पेड़ के नीचे काफी ठंडक थी। जब जब हवा चले, हरीश और भाव्या को अच्छा महसूस होने लगे। बहन, घर से तो बेहतर यहाँ लग रहा है। सही बोले भैया। जब वो ऐसा कह ही रहे थे, शारदा अपना सेल फोन लेकर अपने पति प्रसाद को फोन लगाती है। खेत के आड़ में बैठे जैसे ही प्रसाद को अपने फोन की घंटी सुनाई दी, अब इतनी गर्मी में किसने मुझे फोन किया? ऐसा सोचकर वो फोन उठाते हैं। क्या जी, खाना खाएं? अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया शारदा? यही कि जब आप और आपके बेटे घर लौट कर आएंगे ना, तो साथ में थोड़ा घास लेकर आइएगा, छत पे डालेंगे। बच्चे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है शारदा, फिर बहू को भेज दो। मैं और बेटा जितना घास लाएंगे उससे काफी नहीं होगा। ठीक है जी, भेज देती हूँ।
ऐसा कहकर शारदा फोन रख देती है। फिर अनामिका को पूरी बात बताती है। फिर अनामिका भी हाँ कहकर खेत की तरफ चली जाती है। बहुत ही कष्टों के साथ धूप में पैदल चल के अनामिका खेत तक पहुंचती है। उधर खेत में सारे घास धूप में जल चुके थे। देखकर प्रसाद और रमेश बहुत चिंतित हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे हो गया पिताजी? तेज धूप है बहू, शायद कहीं आग लग गई और आके घास पे गिरी। अब हम पशुओं को क्या चारा खिलाएंगे? इस तरह दुखी होकर प्रसाद, रमेश और अनामिका तीनों खेत से वापस आने लगे। लौटने के दौरान अचानक से अनामिका को खेत में एक तरबूज दिखा। अनामिका को पता नहीं था कि वो एक जादुई तरबूज है। उसने सोचा बच्चे खाएंगे, ये सोचकर उसे लेकर घर आ गई। खेत में जो कुछ हुआ था वो सारी बातें प्रसाद दुखी होकर शारदा को बताते हैं। शारदा रोने लगती है। अगले दिन जब बहुत गर्मी लगने लगी, बच्चे जो घर पर ही थे उन्हें वो तरबूज दिख गया। बच्चे बहुत खुश हो गए और अनामिका को उसे काट के देने के लिए कहने लगे। जैसे ही अनामिका ने काटा, वो तरबूज अपने आप से ही फिर से जुड़ गया और अचानक से बहुत बड़ा आकार ले लिया। देखकर सभी लोग आश्चर्य हो गए। अचानक से वो रसीला तरबूज एक बड़े से घर के आकार में बदल जाता है। ये देखकर बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। फिर देर किए बिना बच्चे उस घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर ठंडक थी। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। फिर एक एक करके शारदा, अनामिका, प्रसाद, रमेश सभी उस तरबूज घर के अंदर जाते हैं। उस मायावी तरबूज घर में सब कुछ था। एक तरफ किचन था, दूसरे तरफ स्टोर रूम था। एक जगह पर अच्छे से सोफा रखा हुआ था और दूसरे जगह पे डाइनिंग टेबल। वहाँ 2 अलग अलग कमरे भी थे और हर एक कमरे में बिस्तर भी थे। हरीश भाविया खुशी खुशी उस बिस्तर पे जाके सो जाते हैं। दादी दादी, ये तरबूज घर बहुत ही मजेदार है। इसके अंदर कितनी ठंडक है ना। जैसे ही हम बिस्तर पे लेटे, हम आराम से सोना चाहते हैं। हाँ दादी, बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। तब से वो सभी लोग उस तरबूज घर के अंदर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। गरीब बहू रानी अनामिका बगान में बैठ के लकड़ियों के खिलौने बना रही थी और बेंच के ऊपर एक टोकरी में उन्हें रख रही थी। तभी सासू माँ शारदा टोकरी के पास बड़े दुखी मन से आती है। नदी पार करके तुम लकड़ियों के खिलौने बेचने शहर जाओगी, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है बहू। पर जाना तो पड़ेगा ना माँ जी। तुम खुद ही एक लकड़ी जैसी हो। तुम्हारे घुटनों तक पानी आ जाए तो तुम बह जाओगी। बस इसी बात का डर है बहू। अगर मैं डर के घर पे रह गई तो क्या चल पाएगा माँ जी? कितनी मेहनत करके जंगल जाती हूँ, लकड़ियाँ काट के ले आती हूँ, दिन रात देखे बिना उन लकड़ियों के खिलौने बनाती हूँ। तो क्या उन्हें देखकर बस खुश होंगी, बेचूंगी नहीं माँ जी? ऐसा कहकर अनामिका टोकरी अपने सर पे रखती है और फिर खिलौनों को बेचने के लिए वो सड़क से चलते हुए ऑटो स्टैंड तक पहुंच जाती है। वहां जाके सबसे पूछताछ करने लगती है। 1-2 ऑटो से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो नदी से नहीं जाएंगे। तीसरा ऑटो श्रीकांत का ऑटो था। वो जान पहचान वाला ही लड़का था। दीदी, आप यहाँ? खिलौने बेचने के लिए मैं शहर जा रही हूँ छोटे भाई, वो कह ही रही थी। तभी मल्लेश, जिससे उसने पहले पूछा था, वो आ जाता है। सुनिए, किसी से भी पूछ लीजिए, वो पानी होकर नहीं जाने वाला, वो गांव होकर ही जाएगा और उसके लिए 100 रुपए लगेंगे। हाँ दीदी, भैया ने जो कहा वही फाइनल है। आप पे निर्भर करता है, इससे कम में तो कोई नहीं जाने वाला। नदी पार से ऑटो तो जाना मुश्किल है। ऐसा वो कह ही रहा था, तभी बैलगाड़ी से गोविंद और अपर्णा अपनी बहू सुरेखा को लेकर आते हैं, जो प्रसव पीड़ा से बहुत तड़प रही थी। वो मल्लेश से विनती करने लगते हैं। मल्लेश उनकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि गांव घूम के जाना है तो ज्यादा पैसे लगेंगे। तब गोविंद हाथ जोड़ के उससे विनती करने लगते हैं। गांव घूम के जाने का समय नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अब बच्चा कभी भी हो सकता है। ले चलो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। जितने पैसे लगेंगे दूंगा, बस नदी होकर हमें ले चलो। उन्होंने बहुत विनती की पर मल्लेश सुना नहीं और दूसरे ऑटो को भी जाने नहीं दे रहा था। तब तक सुरेखा दर्द बर्दाश्त ना कर पाने से जोर जोर से रोने लगती है। देखिए बुजुर्ग इंसान, अभी तक ऐसा कोई ऑटो नहीं बन पाया जो नदी के ऊपर से चले। अगर आप पे दया करके मैं इस ऑटो को नदी से ले गया तो मेरा मोटर खराब हो जाएंगे, फिर आपके चक्कर में मेरा लेने का देना पड़ जाएगा। अब चूंकि कोई चारा नहीं था, इसीलिए गोविंद धीरे धीरे बैलगाड़ी लेकर नदी पार से जाने लगते हैं। उसे गांव देवी पर बहुत भरोसा था, इसीलिए धीरे धीरे नदी के ऊपर से ही वो बैलगाड़ी ले जाने लगे। उस वक्त नदी का प्रभाव भी बहुत सामान्य था,
नदी किनारे बहुत परेशान होकर खड़ी होकर अनामिका बैलगाड़ी को नदी के ऊपर से जाते हुए देख रही थी। धीरे धीरे बैलगाड़ी नदी को पार करके नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। देख के अनामिका को चैन की राहत मिली। फिर मन में हिम्मत लेके अनामिका भी धीरे धीरे पानी के ऊपर से चल के इस किनार से दूसरे किनार तक पहुंच जाती है। फिर वो शहर चले गई और टोकरी में लकड़ी के खिलौने लेकर वो बेचने लगी। तब तक अंधेरा होता आया। उसने 2-3 खिलौना बेचा और फिर नदी किनारे आ गई। उस वक्त पानी का बहाव थोड़ा ज्यादा था। क्या करें, पानी का बहाव भी तेज है, इधर अंधेरा भी हो रहा है और घर पे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। इस तरह सोचती है और फिर भगवान के हाथों पे सब छोड़ के वो नदी पार करने लगती है। हथेली पे अपना जान रख के सर पे टोकरी लेके बहुत ही कष्ट के साथ धीरे धीरे नदी पार करने में वो सफल रही। पहुंच के वो एक लंबी सांस लेती है। घर पहुंच के देखती है हरीश, भव्या और सासू माँ शारदा दरवाजे के पास सब इंतजार कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि बहू अनामिका के कपड़े बस घुटनों तक ही गीले हैं, तब जाके शारदा का दिल शांत हुआ। थोड़ी देर बाद प्रसाद और रमेश जो मजदूर के काम के लिए गए थे वो भी घर लौट आते हैं। फिर सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। थोड़ी देर बातचीत करते हैं। फिर शारदा बच्चों को लेकर एक बिस्तर पे सो जाती है। प्रसाद और रमेश दूसरे बिस्तर पे सो जाते हैं। अनामिका जमीन पे चटाई बिछा के सो जाती है। पर अनामिका को नींद नहीं आ रही थी। उसे एक ही परेशानी सताए जा रही थी। लेटे लेटे बस सोच रही थी कि ऐसा काश कोई गाड़ी हो जो कि नदी के ऊपर से चल सके। अचानक से उसे एक तरकीब आती है। उसका चेहरा चमक उठता है और फिर वो मनी मन सोचने लगती है, जैसा मैंने सोचा है, अगर मैं लकड़ियों से पानी में चलने वाला ऑटो बनाऊं तो अच्छा रहेगा। कल सुबह से ही मैं लकड़ी के ऑटो बनाने के काम में लग जाऊंगी। चाहे पानी का प्रवाह कैसा भी हो, ऐसा ऑटो बनाऊंगी जो हर परिस्थिति में अच्छे से चले। इस तरह वो दृढ़ निश्चय लेती है और चैन से सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेज देती है। बाप बेटे को मजदूरी के काम के लिए भेज के वो जंगल चली जाती है। जंगल जाके अनामिका अपने आवश्यकता अनुसार लकड़ियों को काटती है। फिर उन लकड़ियों को अपने साथ घर ले आती है। रात दिन देखे बिना अनामिका बहुत मेहनत करती है। फिर जद्दोजहद करके वो एक लकड़ी का ऑटो बनाती है। अनामिका लकड़ी के ऑटो में इंजन फिट करती है और ऐसा बंदोबस्त करती है ताकि उसमें पानी ना घुसे। इस तथ्य को जानने के बाद उसके पूरे परिवार ने उसकी बहुत सराहना की। उसने अपने पूरे परिवार को ऑटो में बैठाया और फिर नदी के पास ले आए। उस दिन नदी का प्रवाह बहुत तेज था, पर अनामिका को अपने लकड़ी के ऑटो पर पूर्ण विश्वास था। धीरे धीरे ऑटो चलाकर वो पानी के ऊपर से आगे बढ़ने लगती है। अनामिका ने जो ऑटो बनाया था वो पानी के स्रोत को झेलने में सक्षम रहती है, इसीलिए बिना किसी परेशानी के ऑटो आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। फिर अनामिका दूसरे किनारे से इस किनारे तक लौट आती है। ठीक उसी वक्त मल्लेश अपनी पत्नी लक्ष्मी, जिसे प्रसव पीड़ा हो रही थी, उसे लेके वहाँ पे आता है। दीदी, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। जल्दी से मुझे उसे शहर के अस्पताल में ले जाना होगा। अगर गांव से घूम के गया तो मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। उसने जब ऐसा कहा, अनामिका अपने परिवार को वहीं पे उतार के मल्लेश और उसकी पत्नी को ऑटो में बैठाती है। फिर ऑटो चला के नदी के उस पार शहर के अस्पताल में उन दोनों को वो पहुंचा देती है। मल्लेश अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल चला जाता है। 10 मिनट बाद मल्लेश अस्पताल से निकल के अनामिका जो ऑटो में बैठी थी उसे आके धन्यवाद कहता है। मुझे माफ कीजिएगा दीदी, उस दिन जब एक बहन इतनी तकलीफ में थी मुझे समझ नहीं आया था। मैं बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहा था। आज समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी भूल की थी। अब आपको अपनी गलती समझ में आई ना? आपको मुझे माफ करना होगा दीदी। उस दिन मैं आपको मदद नहीं कर पाया, फिर भी उस बात को दिल में ना रखते हुए आज आपने मेरी पत्नी को अस्पताल तक पहुंचाया। आपको भगवान आशीर्वाद दे। ये बात सुनकर अनामिका बहुत खुश हुई। उस दिन से वो नदी के ऊपर लकड़ी का ऑटो चलाने लगी और बहुत ही कम पैसों में वो आर पार करने लगी और परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।